वेलकम फ्रेंड्स, मैथ्स बाय योगेश पटेल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 10 सरल रेखाएं स्ट्रेट लाइन, जिसकी अपने पहले थियरी देखते हैं, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका अंतर सूत्र या तो दूरी सूत्र, जो 10वीं कक्षा में भी आप पढ़ चुके। तो देखो, बिंदु ए x1 y1 एंड बी x2 y2 क्या है? बिंदु ए x1 y1 बी x2 y2 के बीच की दूरी और उनके बीच की दूरी को ए बी या तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी और क्या दूरी को ए बी या तो डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी से दर्शाया जाता है। अब फॉर्मूला ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। क्या है फॉर्मूला? ए बी बराबर अंडर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं त्रिभुज के केंद्र। तो यहाँ पे आपके पास 4 केंद्र है, जिसमें पहला केंद्र है त्रिभुज का परिकेंद्र, जिसे P कहा जाता है। इसके बारे में आपने 10वीं कक्षा में भी सुना होगा। और त्रिभुज का परिकेंद्र P, तो डेफिनेशन ऐसी है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं के त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक लंब समद्विभाजकों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र P कहा जाता है। क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजकों के संगमन बिंदु यानी ये तीनों जहां प्रतिच्छेदित करते उसको संगमन बिंदु को परिकेंद्र P कहा जाता है। तो देखो, ये अपने पास ये त्रिभुज ए बी सी है। अब डेफिनेशन, तीनों भुजाओं के लंब समद्विभाजक यानी लंबियों और भुजा के दो समान भाग करें। तो ये त्रिभुज ए बी सी, तो देखो ये मैंने खींचा, तो इसको यहाँ पे आपके पास यहाँ पे लंब होगा और दो समान भाग करेंगे। इसी तरह ए सी को यहाँ पे लंब होगा और दो समान भाग करेंगे। ए बी को यहाँ पे लंब होगा और ये समान भाग करें। तो ये तीनों कहाँ मिल रहे हैं? यहाँ पे। इस बिंदु को क्या कहा जाता है? P कहा जाता है। और इस बिंदु को त्रिभुज का परिकेंद्र P कहा जाता है। अब मैंने यहाँ पे वृत्त भी बनाया। क्यों वृत्त? तो जब ये त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं में से गुजरने वाले वृत्त को परिकेंद्र कहा जाता है। क्या? त्रिभुज के तीनों शीर्ष बिंदुओं में से गुजरने वाले वृत्त को परिकेंद्र कहा जाता है। और P से A, P से B और P से C की त्रिज्या दूरी, उसको क्या कहा जाता है? परित्रिज्या। तो यहाँ पे मैंने लिखा यहाँ AP बराबर PP बराबर PB बराबर PC बराबर क्या होता है? परित्रिज्या। तो त्रिभुज की परित्रिज्या यानी AP बराबर PB बराबर PC। अब परिकेंद्र ढूंढना है तो इसी का ही आपको उपयोग करना होगा। AP बराबर PB बराबर PC की सहायता से आपको परिकेंद्र मिल सकता है। क्लियर? अब एक नोट देखो, समकोण त्रिभुज में आपके पास त्रिभुज के साथ समकोण हो, तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। क्योंकि अपने देखो ये आकृति के हिसाब से ये आपके पास वृत्त है, समकोण त्रिभुज, तो अपने जानते हैं समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा वृत्त का व्यास होता है। तो यहाँ पे एक केंद्र हो गया। तो देखो C से ये A B C, तो C या P, तो C से P की दूरी, ये दूरी और ये दूरी समान होती है केंद्र से, इसलिए मध्य केंद्र जो है कर्ण का, वही त्रिभुज का क्या है? परिकेंद्र है। यानी समकोण त्रिभुज में कर्ण का मध्य बिंदु त्रिभुज का परिकेंद्र होता है। चलो नेक्स्ट केंद्र है त्रिभुज का लंब केंद्र H यानी ऑर्थो सेंटर, और ये सरकम सेंटर। त्रिभुज का लंब केंद्र कैपिटल H, तो क्या है? त्रिभुज के तीनों लंबों के संगमन बिंदु को, यानी त्रिभुज के तीनों लंब यानी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में से सामने वाली भुजा पर खींचा गया लंब, तो ऐसे तीनों लंब जहां प्रतिच्छेदित करते उसको क्या कहा जाता है? उसका लंब केंद्र H कहा जाता है। तो त्रिभुज की तीनों लंबों के संगमन बिंदु को त्रिभुज का लंब केंद्र कहा जाता है। अब आकृति में देखो, ये त्रिभुज ABC है। देखो, A में से मैंने BC पर लंब खींचा, B में से AC पर लंब खींचा, C में से AB पर लंब खींचा।
ये तीनों कहाँ मिलेंगे, इसको क्या कहा जाता है, लंब केंद्र H कहा जाता है। क्लियर। चलो अब एक नोट, समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु के आगे समकोण बनता है, समकोण त्रिभुज में जिस बिंदु के आगे समकोण बनता है उस बिंदु को लंब केंद्र कहा जाता है। यानी कि आपके पास ये समकोण त्रिभुज है ABC, तो देखो यहाँ पे लंब बनता है ना, समकोण बनता है, इस बिंदु के आगे समकोण बनता है, तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है, लंब केंद्र H कहा जाता है। समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र आपके पास ये समकोण बनाने वाला बिंदु बनेगा। चलो अब नेक्स्ट केंद्र, त्रिभुज का मध्य केंद्र G, सेंट्रॉइड, मध्य केंद्र G। तो उसकी डेफिनेशन है, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका के संगमन बिंदु को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका यानी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु में से सामने वाली भुजा के दो समान भाग करे उसको क्या कहा जाता है, त्रिभुज की माध्यिका। तो त्रिभुज की तीनों भुजाओं की माध्यिका के संगमन बिंदु को त्रिभुज का मध्य केंद्र G कहा जाता है। तो आकृति देखो, त्रिभुज ABC, A में से माध्यिका की G तो BC के दो समान भाग किए, B में से माध्यिका की G तो AC के दो समान भाग किए, C में से माध्यिका की G तो AB के दो समान भाग किए। तो तीनों कहाँ मिलते हैं, यहाँ पे, तो इसको क्या कहा जाता है, G कहा जाता है। अब इसका आपके पास फॉर्मूला है, क्या है कि भाई AX1Y1 BX2Y2 CX3Y3 यह त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो, बराबर, यह त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है, तो उसका मध्य केंद्र GXY। तो देखो यहाँ पे x निर्देशांक का योग बटे 3, y निर्देशांकों का योग बटे 3, यानी G का फॉर्मूला बने x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। तो ये त्रिभुज का मध्य केंद्र G है। चलो त्रिभुज का लास्ट केंद्र, त्रिभुज का अंत केंद्र और इन सेंटर, त्रिभुज का अंत केंद्र I। अब उसकी डेफिनेशन ऐसी है, त्रिभुज के तीनों कोण द्विभाजकों के, त्रिभुज के तीनों कोण द्विभाजकों के संगमन बिंदु को क्या कहा जाता है, त्रिभुज का अंत केंद्र I कहा जाता है। कोण द्विभाजक यानी कोण के दो समान भाग करें। तो देखो आकृति में ये त्रिभुज ABC, तो देखो कोण A के दो समान भाग करता है ये, 3AB के दो समान भाग करने वाला ये, और C के दो समान भाग करने वाला है। तीनों जहां मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है, I कहा जाता है, बराबर। तो डेफिनेशन में याद क्या रखना है, कोणों के द्विभाजकों के संगमन बिंदु को, बराबर। अब यहाँ पे देखो मैंने A के निर्देशांक लिखे x1y1, B के लिखे x2y2, C के x3y। अब A के सामने की भुजा BC उसको स्मॉल a कहा जाता है, B के सामने की भुजा AC को स्मॉल b कहा जाता है, C के सामने की भुजा B को स्मॉल c कहा जाता है। तो इस पर से अपने इसका सूत्र मिलता है। तो देखो, तो A x1y1, B x2y2, C x3y3 यह त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो तथा स्मॉल a बराबर BC, स्मॉल b बराबर AC, स्मॉल c बराबर AB त्रिभुज की भुजाएं हो तो त्रिभुज का अंत केंद्र I बराबर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, ये जो भी x है तो x को उसकी सामने की भुजा के साथ गुणा करना है। तो देखो ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन भुजा का a प्लस b प्लस c, और y के लिए y के साथ, तो ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो फॉर्मूला क्या है I का, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, y निर्देशांक ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो ये अपने पास त्रिभुज के चारों केंद्र पढ़ लिए। अब एक नोट देखो, नंबर 1, समबाहु त्रिभुज के लिए P बराबर G बराबर H बराबर है, यानी चारों केंद्र समान होते हैं। क्या समबाहु त्रिभुज है तो आपके पास चारों केंद्र समान है, परिकेंद्र, लंब केंद्र, अंत केंद्र और मध्य केंद्र, ये चारों केंद्र क्या होते हैं, समान होते हैं। अब नेक्स्ट,
नंबर 2, त्रिभुज का परिकेंद्र P, लंब केंद्र H तथा मध्य केंद्र G। ये तीनों के बीच में एक रिलेशन है। क्या है? तो G, यह रेखाखंड HP का H की ओर से 2:1 और 2:1 अनुपात में विभाजित करता है। क्या? G यानी मध्य केंद्र G, यह रेखाखंड HP, कौन सा HP? यानी लंब केंद्र और परिकेंद्र को जोड़ने वाला रेखाखंड HP का H की ओर से 2:1 में विभाजन करता है। और विभाजन के बारे में आप 10वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हो, अब अपने यहाँ पे फिर से भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखो, रेखाखंड का मध्य बिंदु, ये भी 10वीं कक्षा में जानते हो, AX1Y1 एंड BX2Y2, यह रेखाखंड AB के अंत बिंदु हो। क्या? अंत बिंदु हो। तो रेखाखंड AB का मध्य बिंदु, दोनों का योग बटे 2, तो x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो मध्य बिंदु दोनों का योग बटे 2, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। अब देखें रेखाखंड का विभाजन, जो 10वीं कक्षा में पढ़े हो, लेकिन यहाँ पे अपने पास थोड़ा एडवांस में पढ़ना है। यहाँ पे 2 विभाजन देखने, फर्स्ट है अंत विभाजन और सेकंड आएगा बाह्य विभाजन। अंत विभाजन यानी रेखाखंड का अंदर से विभाजन, यानी रेखाखंड के बीच में जो बिंदु हो उसका विभाजन कर। बाह्य विभाजन यानी रेखाखंड के बाहर कोई बिंदु हो रेखाखंड का विभाजन कर दो, ऐसा। तो देखो अंत विभाजन, तो यदि A P B यानी P बिंदु A और B के बीच में है, तो A P B, तो बिंदु P यह रेखाखंड AB का A की ओर से लैम्बडा बराबर AP/PB अनुपात में अंत विभाजन करता है। क्या? PAB, तो बिंदु P यह रेखाखंड AB का A की ओर से लैम्बडा बराबर AP/PB अनुपात में विभाजन करता है। तो अनुपात कैसे लिखना है? तो आपके पास कोई भी रेखाखंड AB है और विभाजन करने वाला बिंदु P, तो लैम्बडा बराबर क्या होता है? हमेशा जिस रेखाखंड का जिसकी ओर से का उसकी ओर से कहाँ जाने का? विभाजन बिंदु, और विभाजन बिंदु से दूसरे अंत बिंदु तक जाने। तो यहाँ पे कहा A की ओर से, तो A से कहाँ जाने का? विभाजन बिंदु, फिर विभाजन बिंदु से दूसरे बिंदु पर, तो ये हो गया AP/PB। ये बिंदु P बीच में रेखाखंड AB के बीच में, इसलिए लैम्बडा अनुपात क्या लेना होगा? पॉजिटिव में लेना होगा। अब बाह्य विभाजन, तो यदि ABP यानी बिंदु B रेखाखंड के बाहर हो, ABP हो या PAB हो गया, करो। तो बिंदु P या रेखाखंड AB का A की ओर से लैम्बडा इक्वल टू, अनुपात तो ऐसा ही लेकिन आएगा यहाँ पे माइनस, तो लैम्बडा इक्वल टू माइनस AP/PB अनुपात में बाह्य विभाजन कर। फिर से यदि ABP और PAB, तो बिंदु P यह रेखाखंड AB का A की ओर से लैम्बडा इक्वल टू माइनस AP/PB अनुपात में बाह्य विभाजन करता है। क्लियर? चलो अब एक नोट देखो जो आपको MCQ में या 1 मार्क्स में काम लग सकता है। अंत विभाजन APB, तो हमने लैम्बडा क्या लिया था? पॉजिटिव, तो यहाँ पे लैम्बडा ग्रेटर देन 0। यदि लैम्बडा ग्रेटर देन है तो यानी बिंदु P रेखाखंड AB के बीच में कहीं होगा। अब बाह्य विभाजन में 2 विकल्प आते हैं, उसमें एक नेगेटिव आता है। तो कौन से भाग के नेगेटिव के लिए? देखो PAB, P बिंदु आ गए तो आपके पास अनुपात क्या आएगा? -1 लेस देन लैम्बडा लेस देन 0, यानी अनुपात का मूल्य -1 और 0 के बीच में होगा, यानी कि अनुपात में हर बड़ा होगा। अनुपात में हर बड़ा है तो ये PAB फॉर्म में विभाजन होगा। ABP यानी P बिंदु रेखाखंड AB के पीछे की ओर है, तो आपके पास लैम्बडा का मूल्य क्या आएगा? लेस देन -1, यानी -1 से छोटा, यानी -2, -3, -4, या तो अंश बड़ा होगा हर से, तो आपके पास ABP होगा, और लैम्बडा का मूल्य कभी भी -1 होगा नहीं। क्लियर होगी चीज? अब ये जो बाह्य विभाजन है आप वो समझ लो। अब आपके पास ऐसा है ABP, तो लैम्बडा बराबर बाह्य विभाजन है तो पहले माइनस रख दो, और सूत्र के मुताबिक पहले A की ओर से, तो A से P चलो और फिर P से B आना हुआ, तो हो गया AP/PB। इसी तरह आपके पास
यहाँ पे पी ए बी बाहर के बाद में है, तो लैम्बडा इक्वल टू अनुपात लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा माइनस, अब क्या होगा ए से पी और पी से बी, तो ये हो गया आपके पास ए पी अपॉन पी बी। क्लियर। अब आपके पास जो है अल्फाबेटिकल दिया हुआ अनुपात और पूछे कौन बिंदु किसका विभाजन करता है और किस रेखाखंड का, तो यहाँ पे देखो दोनों में ए पी अपॉन पी बी तो था, तो ये दोनों में जो कॉमन है कौन है यहाँ पे पी, तो विभाजन बिंदु होता किस रेखाखंड का किसकी ओर से, तो ये दोनों को जोड़ दो तो ऊपर जो बिंदु उसकी ओर से होता है। अब एक सिंपल सा उदाहरण देखो, मैं यहाँ पे लिखता हूं mn अपॉन एन पी, तो दोनों में कॉमन कौन है n, ये विभाजन बिंदु है किसका, बाकी जोड़ दो m और p को, तो यहाँ पे क्या होगा बिंदु n रेखाखंड MP का m की ओर से और इस अनुपात में विभाजन करता है। समझ में आया। तो यानी ये आपके पास विभाजन का फॉर्म आ गया, लेकिन अब इसका विभाजन सूत्र अपने देखते हैं। रेखाखंड के विभाजन बिंदु के निर्देशन जो आप 10वीं कक्षा में पढ़े हो, तो देखो ax1y1 bx2y2 को जोड़ते रेखाखंड को, इनको जोड़ते रेखाखंड को बिंदु pxy यह a की ओर से m/n अनुपात में विभाजन करता है। बराबर। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है किसकी ओर से कहा है, तो यहाँ पे क्या कहा है ए की ओर से। बराबर। रेखाखंड ए बी का ए की ओर, ए और बी को जोड़ते रेखाखंड का बिंदु पी ए की ओर से। बराबर। तो हमने रेखाखंड ए की ओर से कहा तो रेखाखंड ए बी बना दिया। विभाजन बिंदु, अब यहाँ पे विभाजन अंत भी हो बाह्य हो, लेकिन गणना के लिए, सवालों की गणना के लिए विभाजन बिंदु हमेशा बीच में लिखो, भले वो अंत विभाजन करता हो कि बाह्य विभाजन। तो बिंदु पी बीच में रखा, किस अनुपात में m/n, तो यहाँ पे m लिखो और यहाँ पे n लिखो। क्लियर। तो उस विभाजन बिंदु के निर्देशांक मैंने लिखा है p ऑफ x जो आपका 10वीं का सूत्र है mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, m/2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये रटने की जरूरत नहीं है। देखो x चाहिए तो इनके x निर्देशांकों के साथ क्रॉस गुणा करके योग करो, तो mx2 प्लस nx1 बटे में इनका योग, तो m प्लस n। और y चाहिए तो y के साथ क्रॉस गुणा करो, तो my2 प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। क्लियर हो गया। यहाँ पे m प्लस n नॉट इक्वल टू 0 होगा और m बराबर n हो जाता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा p इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। क्या m बराबर n है तो इसका ये मध्य बिंदु क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मध्य बिंदु हो जाएगा। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है रेखा का ढाल। ढाल को प्रवणता भी कहा जाएगा। आपकी टेक्स्ट बुक में सभी ढाल यूज किया, लेकिन 12वीं में ढाल की जगह पे प्रवणता शब्द यूज किया जाएगा। तो रेखा का ढाल यानी प्रवणता, उसका सिंबल है स्मॉल m। यहाँ पे आपके पास 3 प्रकार के ढाल के स्वरूप है। सवाल के मुताबिक फॉर्मूला अप्लाई करनी है और आपको वो ढाल का आंसर निकाल लेना है। तो देखो नंबर 1, 2 बिंदुओं में से गुजरती रेखा का ढाल, यानी आपके पास कोई रेखा का ढाल ढूंढना है और 2 बिंदु दिए तो उसका ये फॉर्मूला है। तो देखो क्या है ax1y1 bx2y2 बिंदुओं में से गुजरती रेखा AB का ढाल। क्या ax1y1 bx2y2 बिंदुओं में से गुजरती रेखा AB का ढाल m बराबर y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 अथवा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी y का अंतर बटे में उसी क्रम में x का अंतर। देखो मैंने y1 माइनस y2 लिया, तो ये क्या लेने का x1 माइनस x2 लेने का। यदि आप ऐसा लेते हो कि भाई y2 माइनस y1, तो ये भी क्या लेने का x2 माइनस x1 लेना पड़ेगा। यानी जिस क्रम में y का अंतर ले तो वही क्रम में नीचे x का अंतर लेना होगा। सेकेंड, आपके पास रेखा का समीकरण दिया है और उसका ढाल ढूंढना है, यानी रेखा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 कार्टेशियन रेखा है, तो उसका ढाल m बराबर माइनस a अपॉन b। क्या है ढाल m बराबर माइनस a अपॉन b, यानी माइनस x का गुणक बटे
y का गुणक। इसका को मैक्सिमम यूज होगा और रेखा के समीकरण पर से उसका ढाल। तीसरा फॉर्म है रेखा x अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ थीटा माप का कोण बनाती है। बराबर, आपको कहा है भाई, कोई सवाल में ऐसा नहीं, भाई रेखा x अक्ष के साथ थीटा माप का कोण बनाती है तो उसका ढाल। तो फॉर्मूला है आपके पास m बराबर tan थीटा, थीटा बराबर 0 से पाई क्लोज इंटरवल। क्योंकि आपके पास रेखा जो है ऐसे, तो ये थीटा कोण बना, रेखा आपके पास इस फॉर्म में तो ये कोण बना थीटा, इसलिए रेखा का ढाल m बराबर क्या होता है tan थीटा। ये थीटा क्या है, x अक्ष के साथ का एक कोण होना चाहिए, तो इसमें थीटा का मूल्य रखो तो ढाल मिल जाएगा। ढाल आपने कोई ऐसा कहा है किसी रेखा का ढाल इतना है तो x अक्ष के साथ कितने माप का कोण बनाता है, तो यहाँ पे रख दो tan थीटा बराबर है और वहां से आपको थीटा का मान निकाल लो। समझ में आ गए। अब यहाँ पे मैंने कहा कि ये दो कोण बन सकती है, प्रथम वृत्तपात में बनाए दूसरे, तो कब पॉसिबल है, देखो यदि ढाल पॉजिटिव है तो प्रथम वृत्तपात में tan पॉजिटिव है, इसलिए थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 से π/2 आएगा। यदि ढाल नेगेटिव है तो अपने जानते हैं कि दूसरे वृत्तपात में tan क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो m नेगेटिव, तो थीटा बिलोंग्स टू ओपन क्लोज इंटरवल π/2 से पाई में आता है, यानी दूसरे वृत्तपात में आपका आंसर आएगा। तो आपके पास ये तीन में से कौन सी शर्त सवाल में दी है उसके हिसाब से आपको ढाल का फॉर्मूला लगाना होगा। अब यहाँ पे अपने पास x अक्ष के साथ का कोण हो तो ही आपको ढाल मिले, लेकिन सवाल में y अक्ष के साथ का कोण दिया हो तो देखो यदि रेखा y अक्ष के साथ अल्फा माप का कोण बनाती है तो x अक्ष के साथ कितना कोण, तो x अक्ष के साथ का कोण थीटा बराबर मानांक में π/2 माइनस अल्फा। यदि रेखा y अक्ष के साथ थीटा कोई कोण बनाती है तो ढाल ढूंढना है, तो अपने ढाल के लिए क्या होना चाहिए, x अक्ष के साथ का कोण। तो पहले x अक्ष के साथ का कोण थीटा बराबर π/2 माइनस अल्फा, जहां अल्फा क्या है, y अक्ष के साथ का कोण है। समझ में आ गया, क्लियर। चलो अब रेखा का स्वरूप देखते हैं। एक x अक्ष को लंब रेखा अथवा y अक्ष को समांतर रेखा अथवा उसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। तो देखो पहले आकृति, ये x अक्ष, ये y अक्ष, तो x अक्ष को लंब रेखा मैंने खींची तो x अक्ष को लंबी है, y अक्ष को समांतर है और उसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है। बराबर, ऊर्ध्वाधर शब्द आपको फिजिक्स में ज्यादातर यूज होता है। अब ये रेखा पर का कोई बिंदु P ऑफ ए बी है, तो इस लंब रेखा का समीकरण क्या होगा, x बराबर बिंदु का x निर्देशांक क्या है, इस समीकरण में आप लिख सकते हो x बराबर बिंदु का x निर्देशांक, यानी जिस रेखा जिस बिंदु में से गुजरती उस बिंदु का x निर्देशांक, तो x बराबर है, तो रेखा का समीकरण हो गया x बराबर a। और इसमें एक शर्त है, देखो इसमें y वाला पद नहीं, तो शर्त में आएगा y का गुणक 0। ये शर्त का उपयोग आपको लास्ट एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन है उसमें ही दिया है, कोई एक रेखा का समीकरण का है और कहा है कि भी x अक्ष को लंब है तो अज्ञात पद ढूंढने का, तब आपको क्या करना है, y का गुणक बराबर 0 लोगे तो अज्ञात पद मिल जाएगा। क्लियर। नोट, x अक्ष को लंब रेखा की प्रवणता अपरिभाषित होती है, यानी ऐसी रेखा x अक्ष को लंब रेखा तो उसकी प्रवणता अपरिभाषित है। क्यों, क्योंकि इस पर से आपको पता चल जाए। क्लियर। और एक इस पर से पता चल जाए m बराबर tan थीटा पर से, क्योंकि देखो x बराबर लंब रेखा है तो थीटा बराबर क्या होता है π/2, m बराबर tan π/2, tan π/2 अपरिभाषित। इसमें क्या है, ये x बराबर है तो इस रेखा पर जितने भी बिंदु हो गए सबके x निर्देशांक क्या हो गए, समान। तो यहाँ पे x1 बराबर x2 हो जाएगा, तो इसमें x1 बराबर x2 रखो तो हर क्या हो गया 0, तो ढाल क्या हो जाएगा इसका अपरिभाषित हो जाएगा। और नेक्स्ट y अक्ष x अक्ष को लंब है, यानी y अक्ष x अक्ष को लंब है, तो y अक्ष का समीकरण रेखा के स्वरूप में लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, x बराबर 0, क्योंकि y अक्ष पे x निर्देशांक हमेशा 0 होता है। क्लियर। चलो नेक्स्ट, y अक्ष को लंब रेखा
अथवा एक्स अक्ष को समांतर रेखा अथवा क्षितिज रेखा, क्या वाई अक्ष को लंब रेखा, एक्स अक्ष को समांतर रेखा या तो क्षितिज रेखा। तो देखो ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष है अपने पास, मैंने वाई अक्ष को ये लंब रेखा खींच दी जिस पर का बिंदु P ऑफ ए भी है, क्लियर। तो वाई अक्ष को लंब रेखा हमने बनाई, तो देखो एक्स अक्ष को समांतर भी है और इसको क्षितिज भी कहा है, तो इसके रेखा का समीकरण क्या आएगा, y बराबर बी। y बराबर बी यानी y बराबर बिंदु का y निर्देशांक। आपको कोई बिंदु दिया और कहे कि भाई y अक्ष को लंब रेखा का समीकरण कौन सा है, तो y बराबर उस बिंदु का y निर्देशांक लिखना है। शर्त में क्या आएगा, इसमें देखो x वाला पद नहीं है, तो आपकी शर्त आएगी x का गुणांक बराबर 0, यानी x का सहगुणक बराबर क्या लेना होगा, 0। तो आपके पास उसकी शर्त आती है। अब नोट देखो, y अक्ष को लंब रेखा का ढाल 0 होता है, क्योंकि y अक्ष पे जो लंब रेखा है और वो x अक्ष के साथ कोई कोण बनाता नहीं, तो कोण 0, तो m बराबर tan थीटा, तो m बराबर tan 0 0। पहली फॉर्मूला दो बिंदु में से गुजर रही, तो देखो इस पे क्या होगा, y निर्देशांक समान होगा लेकिन x निर्देशांक क्या होगा, भिन्न। तो जो पहला फॉर्मूला है ढाल का y1 माइनस y2 दोनों समान हो जाएंगे, तो उसका ढाल अंश क्या हो जाएगा, 0, तो m बराबर 0। सेकेंड, x अक्ष या y अक्ष को लंब है, x अक्ष या y अक्ष को लंब है, इसलिए x अक्ष का समीकरण क्या आएगा, y बराबर 0, क्योंकि x अक्ष पर y क्या होता है, हमेशा 0 होता है, y बराबर 0, यही x अक्ष का समीकरण है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, समांतर एवं लंब रेखाओं की शर्त। कोई भी दो रेखा दिए, वो समांतर कब होगी और लंब कब होगी, उसकी शर्त। तो देखो L1 तथा L2 रेखाओं के ढाल क्रमशः M1 तथा M2 है। तो दो रेखाएं जिनके ढाल M1 हो और दूसरी रेखा का ढाल M2 हो, वो ढाल आपको कैसे ढूंढना है वो आगे हमने देख लिया। तो समांतर के लिए शर्त L1 समांतर L2 डबल इंप्लाइज M1 बराबर M2, यानी दो रेखाएं समांतर है तो उनके ढाल समान होते, उल्टा जिस रेखाओं के ढाल समान है वो रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। सेकेंड, लंब के लिए L1 लंब L2 डबल इंप्लाइज M1 M2 बराबर -1, यानी दो रेखाएं लंब है तो उनके ढालों का गुणा क्या होता है, -1। उल्टा जिन दो रेखाओं के ढालों का गुणा क्या होता है, -1, वो रेखाएं क्या होती है, परस्पर लंब होती है। अब नोट देखो, समांतर रेखाओं में x एंड y के गुणक समान होते हैं अथवा उनका अनुपात समान होता है। आपको दो रेखाएं दिए तो बगैर गणना से भी पता चल जाएगी रेखाएं समांतर है कि नहीं है। देखो क्या कहें, x और y के गुणांक समान हो, तो सिंपल सा उदाहरण देखो, मैं लिखूं भाई ये 2x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। तो ये दोनों रेखाएं समांतर है क्योंकि x और y के गुणक कैसे है, समान। या तो मैं यहाँ पे 3 लिख दूं, चलो दोनों में, ये 2x प्लस 3y प्लस 5, 2x प्लस 3y प्लस 6, तो दोनों रेखाओं में x और y के गुणक कैसे है, समान है, इसलिए समांतर है। अब अनुपात वाला देखो, तो अनुपात 2/2 1, 3/3 1, या तो आपके पास ऐसा हो कि भाई x प्लस y प्लस 5 बराबर 0, 2x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0, तो देखो इनका अनुपात लो, तो 1/2 1/2 1/2 1/2, तो अनुपात भी समान है, तो ये रेखाएं कैसी होगी, समांतर है। सेकेंड, दो x अक्ष को लंब रेखाएं तो समांतर, या तो दो y अक्ष को समांतर रेखाएं तो भी क्या हो जाएगी, सॉरी y अक्ष को लंब रेखा तो भी समान, लेकिन x बराबर है और y बराबर है तो क्या होगी, परस्पर लंब रेखा। यानी आपके पास मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि भाई x बराबर a y बराबर b परस्पर लंब रेखा है, और ये दोनों रेखाएं परस्पर लंब होती है। नेक्स्ट, ये भी आपको बहुत बार यूज होगा, किसी रेखा का ढाल M1 है तो उसकी लंब रेखा का ढाल, अपने आप को कोई सवाल में भाई दिया, भाई ये रेखा दिए तो उसकी लंब रेखा का ढाल क्या होगा, तो ये फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो या तो अपने डायरेक्ट क्या कहा है, किसी रेखा का ढाल M1 है
तो उसकी लंब रेखा का ढाल m बराबर -1/m। यानी मैंने क्या किया है, ये जो m1 है उस पे दो क्रिया करनी थी, विपरीत का विलोम या तो विलोम का विपरीत। तो इसका विलोम 1/m और इसका विपरीत तो -1/m, या तो पहले विपरीत कर दो फिर विलोम लो, एक ही चीज है। यानी कोई रेखा का ढाल m है तो उसकी लंब रेखा का ढाल क्या होगा, -1/m। यानी विपरीत का विलोम करो तो उसकी लंब रेखा का ढाल मिलता है। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट है समरेख बिंदु। हरो तो आपके पास तीन बिंदु है, ए x1 y1 b x2 y2 c x3 y3, तीन भिन्न बिंदु है। ये तीन बिंदु भिन्न है तो उसकी समरेख की शर्त, तो पहले अपने ढाल के हिसाब से यदि AB का ढाल बराबर BC का ढाल, हरो क्या AB का ढाल बराबर BC का ढाल, तो ABC समरेख है। क्लियर। सेकंड है यदि किसी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी हो तो ABC समरेख है। यह 10वीं वाला, ये तीन बिंदु समरेख है तो तीन दूरियां मिलेगी, ABC है तो AB ढूंढो, BC ढूंढो और AC, ये तीन दूरियां ढूंढना हो, AB BC और AC। और देखो कि किसी भी दो दूरियों का योग तीसरी दूरी होती है तो ABC क्या होगा, समरेख होगा। और तीसरी शर्त है यदि ये सारणिक है x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, ये सारणिक बराबर 0 होता है तो भी ABC क्या होता है, समरेख होता है। क्या ये तीनों बिंदुओं का ये सारणिक का मूल्य यदि 0 आ जाता है तो ABC समरेख है। अब इसका विस्तार कैसे करना है, तो अभी हम आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखेंगे, वहां पे मैं बता दूंगा कि इसका विस्तार कैसे किया जाता है। वैसे फिजिक्स में भी आपने इसका विस्तार किया होगा, वहां पे IJK और दो सदिश लिखे और इसका विस्तार किया होगा, वैसे ही इसका विस्तार करना है। और इस सारणिक का विस्तार यानी 12वीं में सारणिक का पूरा चैप्टर ही आप लोग पढ़ोगे, समझ में आगे। तो समरेख के लिए ये तीनों में सबसे सरल ये ढाल का, अरे अपने इस चैप्टर में ज्यादातर समरेख की शर्त ये ढाल की सहायता से ही करेंगे। क्लियर। चलो नेक्स्ट देखते हैं दो रेखाओं के बीच का कोण। अरे दो रेखाओं के बीच के कोण में आपके पास तीन में से कोई भी एक फॉर्म आ सकता है। फर्स्ट है रेखा L1 एंड L2 के ढाल क्रमशः M1 और M2 हो, यानी आपके पास दो रेखा है, दोनों के ढाल आपके पास मिलते हो M1 और M2, तथा उनके बीच का कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर मानांक में M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। तो ये फॉर्मूला कब लग सकती है, जब आपके पास दोनों रेखाओं के ढाल मिलती हो, दोनों रेखाओं के ढाल मिलते हो तो उनके बीच के कोण का फॉर्मूला tan थीटा बराबर मानांक के अंदर M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। यानी दो रेखाओं के बीच के कोण की बात आती हो तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करनी है। सेकेंड, एक रेखा y अक्ष को लंब हो, y अक्ष को लंब, उसका ढाल मिलता है m बराबर 0 और दूसरी रेखा का ढाल m है, तो उनके बीच का कोण क्या, एक रेखा एक y अक्ष को लंब है जिसका ढाल क्या होता है हमेशा 0 और दूसरी रेखा का ढाल m है, तो उनके बीच का कोण tan थीटा बराबर मोड m। ये याद रखो ना रखो चलता है, क्योंकि इसमें रख दो कि भाई M2 ये जो हमने ढाल 0 y अक्ष को लंब रेखा है उसको M2 बराबर 0 हो, तो ये 0 यहाँ पे 0 तो 0 इंटू M1 0, तो 1 प्लस 0 1 हो गया, ये 0 हो गया तो मोड M1 यानी अपने कह दिए इसको m कह दिया, तो tan थीटा बराबर मोड m। क्लियर। चलो नेक्स्ट तीसरा, एक रेखा का ढाल m है तथा दूसरी रेखा x अक्ष को लंब है। क्या, एक रेखा का ढाल m है, दूसरी रेखा x अक्ष को लंब है। अब x अक्ष को लंब है तो उसका ढाल परिभाषित होता नहीं है, यानी एक रेखा का ढाल जानते दूसरी का ढाल जानते नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगी नहीं। तो उनके बीच का कोण थीटा हो तो फॉर्मूला थीटा बराबर मानांक में π/2 माइनस अल्फा। क्या है फॉर्मूला, थीटा बराबर π/2 माइनस, अब अल्फा क्या है, तो देखो जहां m बराबर tan अल्फा पर से अल्फा ज्ञात करें, m क्या है, तो यहाँ पे लिखा है ना एक रेखा का ढाल m, तो m ढाल वाली रेखा का ढाल है, m क्या है, m ढाल वाली रेखा का ढाल है, तो उस रेखा के ढाल को tan अल्फा लिखो, वहां से अल्फा निकालो और अल्फा इसमें रख दो π/2 माइनस अल्फा। क्लियर। चलो नोट,
समांतर रेखाओं के बीच का कोण हमेशा क्या होता है? 0, क्योंकि वो कहीं ना कहीं काटती नहीं, रेखाएं प्रतिच्छेदित करेगी तो ही कोण मिलेगा। और परस्पर लंब रेखाओं के बीच का कोण थीटा बराबर π/2। क्लियर? और उसी पर से अपने दो एक्स अक्ष को लंब रेखा दिए तो उनके बीच का कोण क्या होता है? 0। दो वाई अक्ष को लंब रेखा दिए तो भी उनके बीच का कोण क्या होता है? 0। एक रेखा एक्स अक्ष को लंब और एक रेखा वाई अक्ष को लंब दिए तो उनके बीच का कोण क्या आएगा? 90 डिग्री। क्लियर? चलो अब एक छोटा सा टॉपिक संगामी रेखा, जो आपको एक्सरसाइज 10 में 2 सवाल है जिसमें आप इसका यूज कर पाओगे कि भाई 3 रेखाएं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 बराबर संगामी है। संगामी यानी कि तीनों का प्रतिच्छेदन बिंदु एक ही है, यानी आपके पास ऐसी रेखा है, ये तीनों बिंदुओं का प्रतिच्छेदन बिंदु समान है। तो उसकी शर्त क्या है? एक्स वाई के गुणक और अचर पद उनका सारणिक बराबर 0। a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 बराबर 0। क्या? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 जी। ये सब चिन्ह के साथ लेने के, प्लस है तो प्लस रखने की जरूरत नहीं, लेकिन माइनस हो तो आपको माइनस रखना पड़ेगा। अब देखो इसका विस्तार कैसे करते हो आपको यहाँ पे समझा देता हूं। आपके पास सारणिक है a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब आपको क्या करना है? पहली पंक्ति में यहाँ पे इसके सापेक्ष में विस्तार बदल, तो a1 है तो लिखो a1। क्लियर? अब a1 को समावेश करने वाली ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा तो बचेगा क्या आपको? ये 4। a1 लिखा, a1 को समावेश करने वाली पंक्ति स्तंभ चलेगी तो ये 4 बने। इनके क्रॉस गुणा का अंतर लिखना है। क्या लिखना है? क्रॉस गुणा का अंतर। तो ये b2 c3 माइनस c2 b3, ये a1 जैसा है वैसा लिखने का, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। फिर b1 की बात है, तो b1 आपके पास प्लस है तो माइनस लिखने का, माइनस है तो प्लस। अभी तो अपने कुछ जान देंगे तो फॉर्मूला के लिए मैं लिखता हूं माइनस b1। क्लियर? a1 जैसा है, प्लस है तो प्लस लिखो, माइनस है तो माइनस। बाद में उसको समावेश करने वाली पंक्ति स्तंभ चले गए तो ये 4 बचे। ये 4 के क्रॉस गुणा का क्या करना होगा आपको? अंतर। अब b1 यानी यहाँ पे जो भी है, प्लस है तो माइनस लिखने का, माइनस है तो प्लस लिखने। अब b1 को समावेश करने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा दो तो आपके पास क्या बचेगा? ये 4 बचेंगे। और ये पंक्ति चली गई, ये स्तंभ चला गया तो ये 4 बचे, उनके क्रॉस गुणा का अंतर। तो a2 c3 माइनस c2 a3। क्लियर? अब आपके पास लास्ट में c1, वो भी जैसा है वैसा लिखने का, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब c1 को समावेश करने वाली पंक्ति और स्तंभ हटा दो तो ये बचेगा 4, ये पंक्ति चली जाएगी, ये स्तंभ चले जाएगा तो बाकी बचे 4, उनके क्रॉस गुणा का अंतर। तो आपके पास a2 b3 माइनस b2 a3, ये इसका विस्तार हुआ। क्लियर? क्या किया? a1 यानी यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखो उसको समाविष्ट पंक्ति और स्तंभ हटा तो 4 एंट्री बचेगी, उनके क्रॉस गुणा का अंतर। फिर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस लिखने का, माइनस है तो प्लस लिखो, और इसको समाविष्ट करने वाली पंक्ति स्तंभ हटा दो, 4 एंट्री बचेगी, उनके क्रॉस गुणा का अंतर। फिर यहाँ पे जो है वो भी जैसा है वैसा लिखो, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, उसको समाविष्ट करने वाली पंक्ति स्तंभ हटा दो, ये 4 बचेंगे, ये 4 का क्रॉस गुणा का अंतर। तो इसका ये विस्तार हो रहा है इस तरह। चलो नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल संकेत में डेल्टा से दर्शाया जाता है। चलो ax1y1 bx2y2 cx3y3, क्या है? ax1y1 bx2y2 cx3y3 त्रिभुज के शीर्ष बिंदु हो तो, और त्रिभुज के 3 शीर्ष बिंदु, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल्टा इक्वल टू 1/2। ये पहला फॉर्मूला आपकी 10वीं कक्षा वाला है। 1/2 मानांक के अंदर x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1
प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, x1 y1 x2 y2 x3 यहां से रख दो। अब सिंपल याद रखना तो 1/2 ये x1 ब्रैकेट प्लस x2 ब्रैकेट प्लस x3 ब्रैकेट और ब्रैकेट के अंदर y का अंतर आएगा। अब ये चक्रीय क्रम में जाएगा, 1 है तो y2 y3, ये 2 है तो 2 के बाद 3 1, 3 है तो 3 के बाद 1 2, 1 2 3 का चक्रीय फॉर्म में ये रोटेट करता है। अथवा दूसरा सूत्र है डेल्टा इज इक्वल टू 1/2 मोड डी, डेल्टा इक्वल टू 1/2 मोड डी, जहां डी बराबर सारणी के ये x1 y1 पहला बिंदु, x2 y2 दूसरा बिंदु, x3 y3 तीसरा बिंदु और ये 1 1 1 फिक्स है। इसके हिसाब से डी का मूल्य ढूंढो, डी का मूल्य यहाँ रख दो मानांक के अंदर तो आपका क्षेत्रफल मिल जाएगा। बराबर 12वीं में यही फॉर्मूला दी क्षेत्रफल की, इसलिए मैंने यहाँ पे साथ में बता दी और इसका विस्तार कैसे करना है वो भी मैंने आपको आगे बता दिया। नेक्स्ट है डेल्टा इक्वल टू 1/2, दूसरा फॉर्मूला डेल्टा इक्वल टू 1/2 मानांक के अंदर अग्र विकर्ण के सदस्यों के गुणा का योग, अग्र विकर्ण के सदस्यों के गुणा का योग माइनस प्रति विकर्ण के सदस्यों के गुणा का योग। ये फॉर्मूला आपके पास त्रिभुज नहीं, चतुर्भुज, पंचकोण, षष्ठकोण, अष्टकोण कोई भी है आपके पास आकृति, बंद आकृति शीर्ष बिंदु वाले, तो उसका आपके पास यानी बहुकोण है तो उसका क्षेत्रफल ढूंढने के लिए आपके पास फॉर्मूला है। अब देखो ये जो मैंने लिखा वो कैसे अप्लाई होता है वो देखो। तो पहले 3 शीर्ष बिंदु दिए तो यहाँ पे देखो तीनों शीर्ष बिंदु मैं लिखता हूं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और पहला बिंदु वापिस आपको रिपीट कर देना है x1 y, तीनों बिंदु लिखो और पहला बिंदु आपको वापिस रिपीट करना है। अब अग्र विकर्ण तो देखो आगे से स्टार्ट होता है, उसको अग्र विकर्ण कहा जाता है। ये क्या है अग्र विकर्ण, ये भी आपका अग्र विकर्ण, ये आपका अग्र विकर्ण। तो फॉर्मूला के मुताबिक अग्र विकर्ण के सदस्यों का गुणा का योग, तो डेल्टा बराबर 1/2 मानांक में अंदर, चलो ये x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, फिर माइनस सेकेंड ब्रैकेट में क्या लिखा है प्रति विकर्ण। तो देखो पीछे से और से होगा ये प्रति विकर्ण, इनका गुणा का योग, तो क्या आएगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1 और ये पूरे का मानांक। क्लियर? तो आपको इसमें से जो भी सरल लगे वो आप मेथड अप्लाई कर सकते हो। मैं एक्सरसाइज में ये मेथड के हिसाब से गणना करूंगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ax1 y1 bx2 y2 cx3 y3 dx3 y3 समांतर चतुर्भुज के चक्रीय बिंदु है। त्रिभुज को छोड़ के 3 से अधिक बिंदु की बहुकोण है और उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो उसमें मेन पॉइंट है चक्रीय बिंदु। हेलो, चक्रीय बिंदु यानी आपके पास अभी सिंबल लो कि आपके पास ये चतुर्भुज है ए बी सी डी, ये चक्रीय क्रम है, ए बी सी डी क्रम चक्रीय क्रम। अब चक्रीय क्रम नहीं हो तो क्या करना है वो अभी बाद में, पहले फॉर्मूला दो। तो चक्रीय बिंदु हो तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल डेल्टा ए इक्वल टू 1/2, यही की यही फॉर्मूला वहां पे है कि भाई अग्र विकर्ण के सदस्यों का योग माइनस प्रति विकर्ण के सदस्यों का योग। मेथड भी यहाँ पे ऐसे ही लगेगी। तो देखो अपने पास फिर से यहाँ पे बिंदु अप्लाई करते हैं। चलो x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y1 चारों बिंदु। अब पहला बिंदु फिर से रिपीट कर दो x1 y1। अब अग्र विकर्ण, तो अग्र विकर्ण यानी ये अग्र विकर्ण हुआ
क्लियर। तो अग्रविकर्ण के सदस्य लिखते हैं यहाँ पे, देखो 1/2। चलो क्या है, x1 y2 x2 y3 x3 y4 और x4 y1 माइनस। अब प्रतिविकर्ण, तो देखो प्रतिविकर्ण के सदस्य y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 x1। तो यहां पे आपके पास बनेगा y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x4 प्लस y4 x1 और ये पूरे का मान है। तो इसी तरह आपके पास इसका क्षेत्रफल सरलता से ढूंढ सकते हो। अब चक्रीय क्रम की बात, अब चक्रीय क्रम नहीं है तो क्या, कैसे पता चले चक्रीय की नहीं, यानी दिए गए बिंदुओं को रफली आप आकृति बनाओ, रफली अपने x और y जो बनाते हैं उसमें रख दो। जैसे मैं बिंदु लिखता हूं भाई a21 b -1 -3 c -3 1 और d 2 -4, ऐसे मैंने 4 बिंदु दिए और उसका त्रिभुज चतुर्भुज का क्षेत्रफल बना। तो रफली आकृति बनाओ। देखो a21 तो ये दोनों पॉजिटिव है, तो a b दोनों नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं आएगा b, c -1 -3 1 तो दूसरे वृत्तपथ में आएगा, यहाँ पे आएगा c, d x पॉजिटिव y नेगेटिव तो यहाँ पे आएगा d। तो इनको जोड़ो, ये चक्रीय क्रम में क्या होगा, यूं चलोगे तो a d b c। अब ये चक्रीय क्रम बना तो इसके हिसाब से a पहले लिखना होगा यानी 2 1, फिर d लिखो तो d के निर्देशांक 2 -4, फिर b तो b के निर्देशांक -1 -3, फिर c के निर्देशांक -3 1 और फिर से ये बिंदु नीचे लिख दो 2 1 और ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। यानी सबसे पहले आपको ये बिंदु दिए तो उसको आपको इस तरह चक्रीय क्रम में आकृति पर से ले लो चक्रीय क्रम और इसके हिसाब से लिख दो और फॉर्मूला अप्लाई करो। यदि आपको ये मेथड अप्लाई नहीं करते तो ये गणना लंबी हो जाएगी, क्योंकि आपके पास चतुर्भुज ABCD है। अब इसका क्षेत्रफल ढूंढना है तो कोई सी एक विकर्ण को जोड़ दो। तो आपको पहले त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल ढूंढो और BCD का त्रिभुज का क्षेत्रफल ढूंढो और दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का योग करो, तब जाके चतुर्भुज का क्षेत्रफल मिलता है। बराबर। तो सबसे सरल यही रहता है, चतुर्भुजों, पंचकोणों, षष्ठकोणों के अष्टकोण। तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्ट आपको क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आ गए। तो अभी भी इस चैप्टर में थियरी बाकी है, वो अपने नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें तथा इस वीडियो को शेयर भी करें। और इस वीडियो के बारे में कुछ भी कमेंट करना चाहते हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हो। थैंक यू।